अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेशनल ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सैयद ज़ियाउर रहमान और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर फारूक सरवर साहब जो कि बीडीएच यूनिवर्सिटी स्वीडन के तालीम याफ्ता हैं। आज हमें ये बताएंगे कि हम स्वीडन कैसे बआसानी जा सकते हैं। उसमें दो चीज़ों पे हमारा सवाल होगा। जो पहला सवाल होगा वो हम स्वीडन से पाकिस्तानी स्टूडेंट खासकर और इस खिते के स्टूडेंट्स पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली या जो भी उर्दू समझते हैं या हिंदी जानते हैं उनके लिए ये वीडियो बड़ी कारआमद होगी। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे प्रोफेसर फारूक सरवर साहब से कि पहले तो हम इनका तारुफ जानेंगे इनसे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि आप कब गए और कितने साल स्वीडन रहे और आपने किस यूनिवर्सिटी से क्या तालीम हासिल की। तो बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने हमें वक्त दिया। तो सबसे पहले आप अपना मुख्तसर तारुफ बयान करें। आपने मुझे इस मौका दिया इस ख़ास टॉपिक के ऊपर जो कि मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा रुझान है बाहर की तरफ अपनी एजुकेशंस के हवाले से, अपनी तालीम के और अपनी सेटलमेंट के हवाले से। तो मैं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैं भी जब यहाँ से पाकिस्तान से गया था तो मैं स्टूडेंट वीज़ा पे गया था और उसमें मेरा स्कॉलरशिप था, मेरी जो ट्यूशन फ़ी थी वो मुकम्मल तौर पे वेव ऑफ थी और उसी सोच के तहत फिर मैंने वहाँ पे अपनी बीडीएच यूनिवर्सिटी जो कार्लस्क्रोना है स्वीडन का शहर, ब्लिंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ से फिर मैंने अंडर ग्रेजुएट 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम लिटरेचर कल्चर एंड डिजिटल मीडिया में मुकम्मल किया। फिर उसके बाद मैं फ़र्दर मैसकॉम में मैं चला गया, एमएस और उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो मैं आपको इस ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आज की सिचुएशन क्या है। वहाँ पे पहली बुनियादी चीज़ ये है कि स्टूडेंट को अपने एडमिशन लेने के लिए पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से या हमारे अदर नेबरिंग कंट्री से जो प्राइम कंडीशन है वो ये है कि हमें इंटरमीडिएट जो है हमारा 12 ग्रेड एक तो वो होना चाहिए, सबसे जो बुनियादी चीज़ है। उसके बाद हमारा आइल्ट्स जो है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। उसमें हमें 6.5 बैंड जो है वो जनरल रिक्वायरमेंट है उनकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ में। जब हम ये 2 चीज़ें मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर हम अपना एडमिशन अप्लाई करते हैं और एडमिशन हमें फिर 100% श्योर हमें एडमिशन मिल जाता है अपनी रेलेवेंट फ़ील्ड में। और वहाँ पे जाके हमें अपनी सबसे पहले मैं तो अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि आप अपनी डिग्री मुकम्मल करें। आप वहाँ से स्लिप ना हो जाएँ इधर-उधर। अगर आप वहाँ पे ब्लैक हो जाते हैं, वहाँ पे अगर आप इल्लीगल हो जाते हैं तो फिर आपका कोई स्टेटस नहीं होता वहाँ पे। तो आप अपनी एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी एजुकेशन मुकम्मल करें। और वहाँ पे चूँकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आती तो सबको है, मगर वहाँ पूरे यूरोप में लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। तो लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि हमारी अर्ली सेटलमेंट हो जाए और हमें कोई इतनी ज़्यादा एफ़र्ट ना करनी पड़े, तो उसके लिए बेहतरीन हल ये होता है कि आप उनकी लोकल लैंग्वेज यानी कि स्वीडिश जहाँ पे स्वेंस्का बोली जाती है, तो आप वहाँ पे उनकी लोकल लैंग्वेज को साथ-साथ आप उनकी क्लासेस लेते रहें। आप जब लोकल लैंग्वेज उनकी स्वेंस्का जब आप उसमें स्वीडिश सीख जाते हैं मॉडरेट हद तक, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपको बहुत सारी कंपनीज़ आप जहाँ भी जाएँगे आपको जॉब ऑफ़र हो जाएगी। तो लैंग्वेज का आना और उसके साथ अपनी डिग्री मुकम्मल करना आपकी सेटलमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे मैं इसमें एक ज़िमनी क्वेश्चन ऐड करूँगा जो बहुत से बच्चों के ज़हन में सवाल होगा कि क्या हम वहाँ स्वीडन ये इजाज़त देती है गवर्नमेंट कि जब वो हमें स्कॉलरशिप देती है किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो क्या हम उसके साथ जॉब कर सकते हैं या नहीं जॉब कर सकते? और अगर जॉब भी कर सकते हैं तो किस लेवल की जॉब कर सकते हैं? तो इस हवाले से आप हमें गाइड करें। जहाँ तक जॉब का है पूरे यूरोप में कोई भी स्टूडेंट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है या फॉरेन स्टूडेंट है वहाँ पे अगर वो जाता है तो वो उसको 20 आवर पर वीक अलाउ होते हैं कि वो वहाँ पे जाके जॉब कर सकता है। तो उसमें किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है। तो जॉब का वहाँ पे आपको परमिशन है, आप कर सकते हैं। यूँ ही आपकी समर वेकेशन आए तो आपको वो 3 माह की छुट्टियों में आपको फुल टाइम जॉब अलाउ होता है। तो लेकिन ये थोड़ा-सा देखना पड़ता है कि स्टडी का वर्कलोड जो है उसको भी देखना पड़ता है। तो पार्ट टाइम जॉब जो है वो फिर देखनी पड़ती है कि कहीं हमारी जो स्टडी फुल टाइम स्टडी है वो कहीं अंडरमाइन तो नहीं हो रही, वो कहीं कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो रही। अदरवाइज़ गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पार्ट टाइम जॉब के हवाले से। अच्छा, आप मुझे बताइएगा इस हवाले से आप कि सबसे ज़्यादा आसान स्वीडन में जाना क्या इंटरमीडिएट के बाद है, ग्रेजुएशन के बाद है या हम मास्टर डिग्री के बाद जा सकते हैं? और हमारे पास कौन-कौन से प्रीरेक्विज़िट होने चाहिए जिनको फ़ॉलो करते हुए हम स्वीडन जाएँ? मतलब कौन-कौन सी डिग्रियाँ मुकम्मल होनी चाहिए हमारे पास? फिर हमने अप्लाई कैसे करना है? टेस्ट कहाँ देना है? इस हवाले से आप हमारे बच्चों की रहनुमाई करें।
अच्छा, स्टूडेंट के हवाले से तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि उनके पास मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो उनका 12th ग्रेड प्लस उनका आइल्स 6.5 बैंड के साथ, तो वो समझ लें साथ में बैंक स्टेटमेंट जो है वो अपने साथ में लगाएँ, तो आप मोर देन 100% श्योर, मुझे उम्मीद है कि आपका वीज़ा किसी किस्म की रिजेक्शन का कोई ही चांसेस नहीं होते। आप 110% आप स्वीडन चले जाते हैं, और स्वीडन का ये है कि आपका अगर एडमिशन हो जाता है तो फिर आपका वीज़ा जो है वो उसके समझ लें कि वो आपका एडमिशन ही आपका वीज़ा होता है। बाकी जो इंटरव्यू जो हमारे इधर इस्लामाबाद एम्बेसी में होता है वो फॉर्मल सा होता है, उसमें कोई इतनी लंबा चौड़ा नहीं होता, एडमिशन ही आपका बेसिकली वीज़ा होता है। और स्टूडेंट के हवाले से क्या अपॉर्चुनिटी हैं, यहाँ से किस तरह जाया जा सकता है, अब मैं आपको ये बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ यहाँ पे कि स्वीडन में एक नया लॉ पास हुआ है इसी साल जून में, उनकी पार्लियामेंट ने किया है, तो वो एक बड़ा ही फेवरेबल है खसूसी जो नॉन ईयू रेजिडेंट हैं, जैसे हम नॉन ईयू रेजिडेंट्स हैं, यूरोपियन यूनियन से हम बाहर रह रहे हैं, तो हमारे लिए ये है कि हमें अगर तो उन्होंने एक जॉब वीज़ा निकाला है जिसको हम जॉब सर्चिंग वीज़ा कहते हैं। उस जॉब सीकिंग वीज़ा में या जॉब सर्चिंग वीज़ा के लिए आपकी रिक्वायरमेंट उन्होंने ये दी है कि आपके पास मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मास्टर होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी लेवल पे मास्टर क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उसमें आपको आइल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मास्टर है, आपके पास आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, 1 माह की फ्रेश ही हो, वो आप एम्बेसी में आप अपना केस करें और विदिन 6 वीक के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा, और आपके चांसेस जो हैं वो वीज़ा लगने के, जो जॉब सीकिंग वीज़ा है वो बहुत बहुत ज़्यादा रोशन हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बज़ाते खुद इस कानून को पास किया है। तो पूरी दुनिया से वो जो नॉन ईयू रेजिडेंट्स हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो अप्लाई कर सकते हैं, दे आर क्वालिफाइड टू अप्लाई फॉर द जॉब सीकिंग वीज़ा इन स्वीडन। तो वहाँ पे जाके फिर ये है कि आपको जो वीज़ा की जो मियाद है, उसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 माह से लेके 9 माह तक होती है। आप उन 9 माह का अगर आपके पास वीज़ा है तो उसमें आप अपना जॉब सर्च करें वहाँ पे। आपको अगर जॉब मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप वहाँ पे अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं, और बिज़नेस के ऊपर आप अपना स्टेटस ले सकते हैं। तो बिज़नेस करने के लिए फिर आपको वहाँ पे अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी, उसको हम बिज़नेस इमिग्रेशन कहते हैं। तो यानी कि ये एक बहुत बड़ा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो रिसेंटली जो लॉ जो है स्वीडिश पार्लियामेंट ने पास किया है, तो उसमें नॉन ईयू रेजिडेंट्स जो हैं वो उनको ज़रूर जाना चाहिए और अपनी जो है लक को टेस्ट करना चाहिए, और मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वो वहाँ पे जा चुके हैं। अच्छा, मेरा यहाँ एक सवाल है कि जो बंदा यहाँ बिज़नेस वीज़ा के ऊपर जाएगा, क्या वो अपनी तालीम वहाँ कंटिन्यू कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? एक बात, और दूसरी बात ये है कि बिज़नेस वीज़ा के ऊपर जैसे आपने पहले बताया कि लैंग्वेज का आना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोप के अंदर लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। तो क्या यहाँ से पाकिस्तान से अगर हम लैंग्वेज को अच्छे तरीके से स्वीडिश लैंग्वेज जो है उसको हम सीख के चले जाते हैं, तो वो हमारे लिए कितनी मौसर होगी? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। मैं इसको ये रिस्पॉन्ड करूँगा कि अब बिज़नेस वीज़ा बेसिकली ये जॉब सर्चिंग वीज़ा है। तो इस जॉब सर्चिंग वीज़े के ऊपर आप वहाँ पे जॉब तलाश भी कर सकते हैं, और उसके साथ-साथ आप अपना बिज़नेस भी, अगर आप समझते हैं कि मेरे पास इतने फाइनेंस मौजूद हैं, तो आप वहाँ पे अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टअप वीज़ा जिसको एंटरप्रेन्योर वीज़ा कहते हैं। अब उसके ऊपर आप एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि वो बेसिकली जॉब सर्चिंग वीज़ा है। तो एजुकेशन के लिए आपको स्टडी वीज़ा यहाँ से लेना पड़ेगा। और लैंग्वेज की जहाँ तक बात आपने की है, हाँ, पाकिस्तान में यहाँ पे अगर स्वीडिश लैंग्वेज सिखाई जाती है, जो कि नमल यूनिवर्सिटी मोस्ट प्रोबेबली जो है वो इसको इस पे क्लासेस हो रही हैं, तो वो लाजमन अगर आपने स्वीडन में सेटलमेंट करनी है तो आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। फिर उसके साथ साथ आपको अपनी बिज़नेस जो है, अगर आपको जॉब नहीं मिलता लेट्स से, तो आप वहाँ पे अपना बिज़नेस स्टार्टअप कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपके अंदर बिज़नेस स्किल्स होनी चाहिए, और आपके पास इतना मिनिमम बजट ज़रूर होना चाहिए जिससे आप वहाँ पे जाके बिज़नेस इमिग्रेशन के ऊपर आप अपनी सेटलमेंट जो है वो वहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे स्वीडन है और उसके जो मुल्हिका ममालिक हैं, दुनिया के अंदर इनकी अहमियत क्या है? ताकि हमारे बच्चों को इस बात का भी इदराक हो कि ये एजुकेशनल लिहाज से, फाइनेंशियल लिहाज से ये किस लेवल के ऊपर हैं दुनिया के अंदर, ताकि अगर कोई बच्चा इन ममालिक पे जाने का ख़्याल रखता है या सोचता है, तो इनके बारे में उनको कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्म भी करें आप। अच्छा, बिल्कुल ये क्वेश्चन भी बड़ा आपका पर्टिनेंट है। अच्छा, मैं चूँकि वहाँ पे काफ़ी अरसा रहा हूँ, और इनको हम कहते हैं स्कैंडिनेवियंस कंट्री, बाल्टिक स्टेट, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और फ़िनलैंड। ये इंटरलिंक्ड हैं आपस में, इनकी डायलेक्टिकल जो है वो तकरीबन एक जैसा ही है, इनका कल्चर, एनवायरनमेंट एक जैसा है, और यहाँ पे
جو میں نے دیکھا ہے وہاں پہ ایک امریکن جو نیشنل ہیں، کینیڈین نیشنل ہیں، انہوں نے اپنی نیشنلٹیز کو سویڈن کی نیشنلٹی لینے کے لیے انہوں نے اپنے پاسپورٹ کو سرنڈر کیا وہاں پہ. اور سویڈن، ڈنمارک، ناروے اور فن لینڈ، یہ جو اسکینڈینیوین کنٹری ہیں، یہ یورپ کے، یورپین یونین کے، دیز آر ون آف دا بیسٹ اینڈ دا فائنسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ان ٹرمز آف بیسٹ سوشل ویلفیئر سسٹم. If it has ever existed in this world of a planet and you truly want to experience in those parts of the world, I think Sweden, it's a land of honey and milk, and it provides you ample chances to be settled down over there. So I must prefer to all my students and my brothers and sisters from Pakistan and elsewhere in Asia. So please try to test your luck in Sweden, and it's not really difficult to obtain a Swedish visa if you are qualified enough. تو آپ وہاں پہ سیٹل ہو سکتے ہیں. ون آف دا بیسٹ سوشل، ایجوکیشنل، ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ وہاں پہ ہے آپ کو. اور وہاں پہ آپ کو گورنمنٹ جو ہے آفٹر گیٹنگ اے PR ان سویڈن، آپ کو وہ ہر طرح سے وہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں. آپ کی جو روٹی کپڑا اور مکان کے جو بنیادی مسائل ہمارے ان ڈیولپنگ اسٹیٹس میں دیکھے جاتے ہیں، وہاں پہ وہ آپ کو کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ ہمارا مستقبل کیا ہے. یو ول ناٹ بی وریڈ اباؤٹ یور فیوچر. تھینک یو فاروق سرور صاحب. تو بچوں یہ ہماری ایڈمیشن انفارمیشن کی پہلی ویڈیو ہے جو کہ ہم نے یہاں شوٹ کی ہے پروفیسر فاروق سرور صاحب کے ساتھ، اور ہم نے آج سویڈن کے حوالے سے بات کی. تو مزید انشاءاللہ لگاتار ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے جائیں گے کہ آپ بیرونی دنیا میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں ایجوکیشن ویزا کے اوپر، اور آپ کیسے بیرونی دنیا میں جا سکتے ہیں، کیسے آپ اپنی فائنینشیل کنڈیشن کو بہتر کر سکتے ہیں. ان تمام سوالوں کے جواب کے لیے آپ کیسے بہتر سے بہتر طریقے سے آئلٹس میں بہتر بینڈ لے سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی قابل استاد محترم ہیں، یہ آئلٹس کو بھی پڑھاتے ہیں. تو اگر آپ مزید کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں باہر جانے کے لیے اسٹڈی ویزے کے اوپر کسی بھی ملک کے حوالے سے، تو آپ سبسکرائب کریں پروفیسر آن لائن کو، لائک کریں پروفیسر آن لائن کی ویڈیوز کو، اور آپ ہم سے رابطہ قائم کریں. انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل تفصیلات دیں گے. تو جڑے رہیے پروفیسر آن لائن کے ساتھ، اور تعلیم اور شعور کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیں. اللہ حافظ.